अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। हम अगर देखें तो अखलाकी तौर के ऊपर हम इंतहाई पस्ती का शिकार हैं। इसका एक नमूना तो हमें इस तरह से मिल जाता है कि सोशल मीडिया की कोई भी साइट हम खोलें, उस पर जो गाली गलोच का कल्चर परवान चढ़ रहा है उसको देख के ख़ुद से शर्म आने लगती है। हम शर्मिंदा हो जाते हैं उस तरीके पे ये सब कुछ देख के। लेकिन ये कहाँ से शुरू हो रहा है? अगर हम देखें तो ऊपर से शुरू हो रहा है। जो सियासतदान एक दूसरे की माँ बहन को गालियाँ निकालते हुए थकते नहीं हैं, जो सियासतदान एक दूसरे के ऊपर तानों तशनी के निश्तर चलाते हुए डरते नहीं हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये जब ट्रिकल डाउन होकर नीचे जाएगा तो फिर आम आवाम के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका तदारुक क्या हो, इसका हल क्या हो। इसके बारे में हम बात करेंगे मारूफ कानूनदान ख्वाजा नवीद से। आइए चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने भी देखा कश्मीर इलेक्शन में, खैरियत से? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कश्मीर के इलेक्शन में जो ज़बान इस्तेमाल की गई, वो ज़बान किसी भी तरह से अखलाकी तौर पे उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। हमारे काफ़ी अरसे से अगर देखा जाए, इससे पहले भी सियासतदान एक दूसरे के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जैसे शहबाज शरीफ का साहब को ये कहना कि जरदारी में तुम्हें गर्दन से पकड़ के सड़कों पे घसीटूँगा, या जरदारी मदारी, और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। दूसरी जानिब से भी फिर उसका जवाब आता है और ये फिर नीचे आवाम तक पहुंच जाता है। ये जो अखलाकी कदरें हैं आवाम तक पहुंचते पहुंचते जिस गिरावट का शिकार हैं, इसकी वजह क्या सियासतदान ही है या कुछ और भी हो गया? सर, ये बेसिकली देखिए, कोई भी जो सियासतदान या लीडर होता है किसी भी माशरे में, वो ट्रेंड सेट करता है। या जैसे कोई हीरो होता है फिल्म का, दिलीप कुमार था, वहीद मुराद था, उसने अपने ज़माने में बालों का स्टाइल एक यंग नौजवान नस्ल में एक ट्रेंड सेट किया था। इसी तरह दिलीप कुमार जब 1944 वगैरह में आया तो उसने दिलीप कट निकल आया। बाकायदा हम नाई की दुकान में बचपन में जाते थे तो वो पूछते थे कि दिलीप कट बनाना है कि कौन सा बनाना है। उस वक्त अभी वहीद मुराद आया ही नहीं था, वो 67 के बाद आया। तो बात यह है कि इसी तरह जो लीडर होते हैं तो वो भी एक ट्रेंड सेट करते हैं माशरे का और उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है सर कि हमारे जो लीडरान हैं वो सिर्फ ये समझते हैं कि उन्होंने अपना जो वोट बैंक है या उनके सामने जो ऑडियंस बैठे हैं उनको खुश करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखना कि हमने अखलाकियात का दामन पकड़ कर रखना है और आया हमने बिलो दी बेल्ट सामने वाले को हिट करना है या नहीं करना है। और वो ये भी नहीं देखते कि गेम के रूल्स क्या हैं। हर देखें तमाम कैंपेन्स जो होती हैं, अगर आप ये इलेक्शन लॉज की किताब उठाएं तो कदम कदम पर चलने के लिए इलेक्शंस के लिए रूल्स हैं, वो दिए हुए हैं, जो भी उनके सिस्टम है कि आपने कितना किस हद तक करना है, कितना बड़ा इश्तिहार बनाना है, कितना बड़ा स्टिकर लगना है, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम क्या रखना है, दूसरे के हल्के में कब जाना है, कब तक नहीं जाना है, कितना शोर करना है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और जो इससे बाहर निकलता है वो वायलेशन की जद में आती हैं। मगर हमारे लीडरान को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो किताब खैर पढ़ना तो क्या, कभी ख़रीदते भी नहीं हैं। ठीक है ना सर? तो ये हालत है। जो असम्बली में बैठे होते हैं उन्होंने अपने बिल नहीं पढ़े होते, मसवदे नहीं पढ़े होते, और यहाँ वही हाल फिर आवाम का है। मैं अभी एक टीवी एंकर का वो उसने बनाया हुआ था क्लिप कि उसने सड़क पे खड़े होकर 50 आदमियों से पूछा कि ये जो आप ज़बह करते हैं कुर्बानी, ये कौन से पैगंबर की ये वो रिवायत है या उसकी फॉलो अप है। तो 10 में से 9 बंदे जवाब नहीं दे सके। किसी ने तो कहा गलत है, किसी ने कहा हज़रत इसराइल, किसी ने कुछ किधर कुछ कहा। तो यही हाल है। अब ये जब यहाँ पे हमारे लीडरान सामने वालों को बिलो दी बेल्ट करते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। ये शुरू हुआ जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने मुमताज़ दौलताना का नाम रखा चूहा। आपको याद है जब वो ट्रेन से उतर के मुल्तान कराची के स्टेशन से, कैंट स्टेशन से पहले एक स्टेशन पे उतर गया, क्योंकि वो उसी ट्रेन से आ रहा था मुमताज़ दौलताना साहब जिसमें भुट्टो साहब आ रहे थे। तो वो उसने देखा कि आगे भुट्टो को रिसीव करने के लिए बहुत बड़ा हजूम है। तो जब लांडी या ड्रिक कॉलोनी पे ट्रेन आहिस्ता हुई तो वो अपना सामान लेके वहाँ उतर गए। इस तरह उसने भुट्टो ने आवाज़ लगाई चूहा। अच्छा,
वो उनको चूहा कहते थे। असगर खान का नाम उन्होंने रखा हुआ था आलू, असगर खान का। इसी तरह वो सबसे पहले सब्जियों के नाम ये रखे इन्होंने इसके लिए। खान अब्दुल कयूम खान का नाम रखा, डबल बैरल खान। अच्छा, हर एक का रखते थे नाम। वो ट्रेंड फिर बीच में मार्शल्लाह आ गया, ज़ौलक साहब आ गए, फिर ये बातें ख़त्म हो गई। अब दोबारा जब आई वो बेनज़ीर साहब आई तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के लिए उनके फैसलों पे कहते थे चमक चमक चमक, आपको याद होगा। फिर वो कैंगरू कोर्ट्स नारे लगाए जाते थे। आप लोग भूल जाते हैं इन बातों को, मगर हमें याद है क्योंकि हम इनके साथ थे थ्रू आउट। जी जी। तो कैंगरू कोर्ट्स, ये इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और ये ओपन होते थे। चमक चमक के अल्फाज नसीम हसन शाह के लिए कहते थे चमक। तो ये चलता रहा। फिर ये अब तो हद ही ख़त्म हो गई है। अब तो थप्पड़ मार दिया मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने उसको, MNA को स्क्रीन के ऊपर सामने। वो तो बड़े उसके क्लिप बने, आप सब ने मजाक भी देखे हैं। और मैं तो उसको आया था मेरे पास, वो क्या मंदू खेल, तो मैंने कहा मंदू खेल तू तो बड़ा लकी आदमी है, गरीब आदमी है, तुम्हें एक थप्पड़ के बदले में इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिली है। BBC पे भी तेरा जिक्र है, CNN पे भी तेरा जिक्र है। एक पार्लियामेंटेरियन को थप्पड़ लगा। मैंने कहा वैसे 300 MNA होते हैं, तेरा तो नाम भी किसी को नहीं पता था, अब माशाल्लाह आज तो हीरो बन गया है। तो बात यह है कि एक थप्पड़ ने उसको हीरो बना दिया। तो ये बात ये है, वहाँ से चली थी कि अखलाकियात का पहलू जो हमारे लीडरान ने छोड़ा। अब लेटेस्ट तो कल जो देखा आपने लंदन के होटल में, हमारे वो जो रावलपिंडी के हैं, क्या मुझे उनका नाम नहीं आता, आबिद शेर उन्होंने अली, खड़े होके वहाँ गालियाँ दी हैं। आबिद शेर क्या अली नाम था? आबिद शेर अली। आबिद शेर अली साहब। यार उसने तो मेरी भी वोकैबुलरी बढ़ा दी। हालांकि मैं तो लाहौर का रहने वाला हूँ, मजंग का, और मेरी वोकैबुलरी भी इतनी नहीं है जितनी उस बंदे की गालियों की है। मैं समझता था शायद मैं कोई चैंपियन हूँ, लेकिन ये तो मेरे से बहुत आगे है। तो सर ये कल तो हाथी हो गया, वो भी लंदन की सरजमीन पे। और वहाँ जो रहते हैं पाकिस्तानी थे, रेस्टोरेंट में ज़्यादातर बीवियों के साथ बैठे थे। उनके बच्चों ने ये गालियाँ पहली दफ़ा सुनी होगी, हमने तो बचपन में सुनी हैं, लेकिन ये वहाँ लंदन के लोगों के लिए तो ये कोई नई न्यूज़ है, इस तरह की गालियाँ। जी जी। तो ये फरमाइए, मतलब सियासतदानों ने तो ट्रेंड सेट कर दिया, अब जब ये ट्रेंड नीचे आ रहा है, जब आम आवाम तक पहुँच रहा है, तो उसमें शिद्दत आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा हो गई है। ये आवाम की लाइल्मी है, कम तालीम है, उनका अपने जो अखलाकी कदरें हैं उनसे नावाकफियत है, क्या है ये, और फिर इसका तदारुक किस तरह से किया जाए? रोब साहब बात यह है कि अभी तो जैसे ये कोविड की तरह ये गाली गलौज का कल्चर फैल रहा है, तो अभी फ़िलहाल तो आपको इसकी वैक्सीन ढूंढनी होगी और फिर वैक्सीन ढूंढ के फिर कहना होगा कि भाई लगवाओ। अभी तक पोलियो की तो लोग लगा नहीं रहे, साइनोफार्म भी नहीं लगा रहे, और ये गालियाँ रोकने की वैक्सीन कौन लगाएगा मुझे समझ में नहीं आता। कहेंगे कि ये लगाने से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो कोई भी लगवाएगा ही नहीं। और वैसे भी गालियाँ आना तो उनके कल्चर में एक फ़ख्र की बात है कि गाली नहीं आती होगी तो फिर वो ऐसे मुकाबला कैसे करेंगे। ठीक है ना सर? वो हम बचपन में सुनते थे, सरदार जी थे, उनकी लड़ाई हो गई किसी गोरे से, उन्होंने 2-3 गालियाँ तो उनको आती थी अंग्रेज़ी में, उसको दे दी। उसके बाद वो कहने लगे मोर ओवर, तो फिर वो शुरू हो गए अपना पंजाबी में, तो मोर ओवर के बाद जो है काम शुरू हो गया। तो बात ये है कि अवाम फिर क्या है कि ज़ुबान तक नहीं रहती, फिर वो हाथों की लड़ाई शुरू हो जाती है, और फिर हाथों के बाद वेपन शुरू हो जाता है। हम जिस मुआशरे से इस वक्त गुज़र रहे हैं, मेरा तो वो ताल्लुक़ है कोर्टों से, और ये ATC एक्ट की सेक्शन 7 लगती है दहशतगर्दी फैलाने पे, और हर चौथा केस जो है वो दहशतगर्दी का आ रहा है। बल्कि सर मैं मौका देखकर ये आपके तवस्सुत से ये कह दूं कि जो सफ़ीर की बेटी को कत्ल किया है, वो SSP का मैंने इंटरव्यू देखा, बड़ा अच्छा समझदार आदमी मुझे लगा, आई लाइक इट। लेकिन मैं उसको मशवरा दे दूं SSP साहब को इन्वेस्टिगेशन कि सर इसमें 780A ऐड करें। मेरा नाम है ख्वाजा नवीद, आप मुझसे चाहें तो फ़ोन पे बात भी करने वो SSP साहब। ये 780A का क्लियर केस है, क्योंकि इस गला काटने से और सर को दीवारों से मारने से ये अवाम में आम जो कपल्स, लविंग कपल्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड,
इस कदर खौफ व हरास फैल गया है कि वो लोग नर्वस हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर शक करने लग गए हैं कि भाई तू भी तो साइकोपैथ नहीं है, तू भी तो साइकोपैथ नहीं है। अब उसके माँ बाप ने उसको साइकोपैथ बना के और एक बच्ची ज़िबा करवा दी। तो ये ज़रा सा मेरे आपके तवज्जुह से टॉपिक से हटके था, आप चाहें तो एडिट कर दें, लेकिन ये अगर चला दें तो अवाम के लिए है, पुलिस के लिए है कि सेक्शन 780A एंटी टेररिस्ट एक्ट लगे, ताकि अगर कोई कत्ल माफ़ भी कर दे तो 780A इफ्तिखार चौधरी ने कहा था वो माफ़ नहीं होता, वो माफ़ नहीं किया, वो कानून में भी नहीं है, वो कंप्रोमाइजेबल नहीं है, कंपाउंडेबल नहीं है। तो ये जो है ये नूर मुकद्दम की बात आप कर रहे हैं, इसको भी उजागर करें। नूर मुकद्दम की आप बात कर रहे हैं, नूर मुकद्दम की आप बात कर रहे हैं जी। मुकद्दम जो बच्ची बेचारी ज़िबा हो गई साहब, मैं तो ईमान से यकीन करें, मेरा तो काम ही 50 साल से मर्डर केस चलाना है, लेकिन इस तरह किसी बच्ची को मैंने गर्दन से ज़िबा होते सुना नहीं है ना पढ़ा है। तो मैं तो मेरे दिमाग पे छाई हुई है वो, अगर वो कराची होता तो मैं तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खड़ा हो जाता सुबह कोर्ट में और खुद केस लड़ता। अब ये दूर का मामला है और ज़ाहिर वसाइल नहीं है। हाँ, ये फरमाइए आप अपने मुकद्दम की बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, ये फरमाइए आप उसमें 780A लगवाएं सर। हाँ 788 आपने कहा है कि उसमें ज़रूर रऊफ साहब आप लगवाएं, आप बैठे हैं वहाँ इस्लामाबाद में। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं वहाँ पे कि रसाई हो और उनको मशवरा दें। जी ये फरमाइए, आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप समझते हैं कि तालीम की कमी है कोई मुआशरे में, जिसकी बुनियाद के ऊपर चाहे वो सियासतदान हो, हम जो अपने टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, इस कदर फुहाशी, इस कदर गाली गलोच, इस कदर तेज़ी, इस तरफ बेसब्रापन ये जो आ गया है, तालीम की कमी है। हमारे तालीमी इदारों को बेहतर रोल अपनाना चाहिए, हमारे असातिज़ा का रोल बेहतर होना चाहिए, हमारे मजहबी जो रहनुमा हैं उनको बेहतर तरीके पे तालीम देनी चाहिए, क्या होना चाहिए? सर देखिए, बेहतरीन तालीम तो लोगों के पास कागजी डिग्रियां तो बहुत ज़्यादा हैं और आधे मुल्क के पास तो पता नहीं एग्जैक्ट की डिग्रियां भी हैं, उसमें कई डॉक्टर बने हुए हैं और वो बाकायदा टीवी पर भी आते हैं और वो ख़ुद कहते हैं कि हमने डॉलर दे के एग्जैक्ट से डिग्री ली है। तो तालीम तो डिग्रियों के हिसाब से लोगों ने बहुत ले ली है, लेकिन पीपल आर नॉट मेंटली एजुकेटेड। तो आप इस तरह के क्यों मेंटली एजुकेट नहीं हुई सर? ये मेंटल एजुकेशन होती है तरबियत से, और तरबियत कहाँ से होती है? घर से, और घर से कहाँ से शुरू होती है? पंगूड़े से। वहाँ से आप बच्चे को लव देते हैं, उसको अखलाकियात सुनाते हैं। वो कोई ज़मीन पे हाथ लगाता है मट्टी तो बोले छोड़ दे बेटा, सॉरी सॉरी, इसको फेंक दो, चले बेटा हाथ धो लें, जल्दी से हाथ धो लें। अगर उसने ज़रा सा कोई ऐसी गंदी बात कर दी तो थू 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 थू, बेटा ये क्या कर रहे हो आप, बदतमीज़, ये मत करो, प्लीज़ डोंट डू। बहन को थप्पड़ मार दिया, उसने कहा हेलो देख नहीं रही हो, छोटी बहन है, उसको थप्पड़ मार दिया, शट अप, क्या कर रहे हो, सॉरी करो, सिस्टर को सॉरी करो। ये सर घर से तरबियत होती है, ट्रेनिंग में, पंगूड़े से। आज वी आर लैकिंग दिस तरबियत। दौलत लोगों के पास अचानक बहुत ज़्यादा आ गई है 2 नंबर तरीक़ों से। नतीजा क्या है कि उन्होंने आयाएँ रख दी हैं बच्चों के लिए, मासियाँ रख दी हैं, माएँ जो हैं वो शाम को जब बच्चा नहा धो के तैयार होके वो बग्गी में बैठ के मामा देखती है 2 मिनट के लिए, बोला हेलो करके वो फिर अपना निकल जाती है पार्टी में। तो वो आयाएँ जो हैं वो आती हैं स्लम्स से, उन इलाकों में जो उनकी अपनी लैंग्वेज है वही बच्चों को भी सिखाती हैं, फिर वही सीखती हैं। जो बच्चे बड़े लोगों के हैं, जो फिलिपिनो आयाज जिनको पालती हैं, उनके टाइमिंग भी सेट हैं, खाना खाने के टाइमिंग भी सेट हैं, नहाने के भी हैं, सोने के भी हैं, और वो बदतमीज़ियाँ भी नहीं करते। लेकिन उनके साथ मुश्किल ये है कि उनको अपने कल्चर से आशना नहीं कराया जाता, और फिर जब वो टीन एजेस से आया के क्लचेस से निकल कर आगे आते हैं, और उस वक्त सर वो जो एकदम उनको आज़ादी मिलती है और वो एक नए कल्चर में आते हैं, वो फिर उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, या अंग्रेज़ी में कहें कि एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, या कहें कि डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए इनर मोटिवेशन। और वो इनर मोटिवेशन फिर हर आदमी में रऊफ साहब नहीं होती, हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग है। जिस तरह आपके यहाँ कार होती है ना 500 सीसी, फिर 1000 सीसी, फिर 2000 सीसी, इस तरह ये इंसानों के ऊपर भी टैग तो नहीं लगे होते, लेकिन ये भी मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो ये भी सीसी होते हैं
कोई सुपर इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, कोई इमरान खान की तरह होता है, हर एक को कहता है घबराना नहीं, और कोई वो होता है जो सिर्फ घबरा ही रहा होता है। तो इनकी भी सीसी अलग अलग होती है। ठीक है ना सर? जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। यहाँ इजाज़त दीजिए एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक। जहाँ से हमने प्रोग्राम ख़त्म किया था वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। आप ये फरमाइए कि मुझे तो एज अ पाकिस्तानी, एक पुरानी थोड़ी सी नस्ल का आदमी होते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं ये सब कुछ देखता हूँ। आपको मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, आप ज़्यादा समझदार आदमी हैं। ये बताइए। बिल्कुल सर, बस हमारा भी, मैं शायद मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूँ, हाँ, तो हमारी भी वही एज ग्रुप है, और देखकर बड़ा सख्त मुझे भी दुख होता है, शौक़ होता है, बल्कि कभी कभी तो हम सोचते हैं कि हम पीछे रह गए हैं, हम फेलियर हैं, हम अब शेर अली की तरह लड़ नहीं सकते, वहाँ से हार मान के आ जाएंगे, और इस तरह की लड़ाई भी नहीं इनिशिएट कर सकते, और हम लाइन भी नहीं तोड़ सकते, हमें सिखाया ही नहीं गया। मैं तो मैकडॉनल्ड पे भी खड़ा हो जाता हूँ ट्रे लेके लाइन में, कि जब बारी आएगी, हालांकि मैं हाईकोर्ट का जज भी रहा हूँ, सारा कुछ है, पब्लिक भी मुझे जानती है, पब्लिक शो भी करता हूँ, फिर भी ट्रे उठा के खड़ा हो जाता हूँ कि भाई अपने पैसे देने हैं। वो दिमाग में, कल्चर में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ बस जो वीआईपी कल्चर है, लोग लाइन शाइन बनाना तो अपनी तौहीन समझते हैं। वो कहते हैं लो एनी भी गल नहीं तो हड्डी के बगैर लाइन तो निकल जाओ। खालिद साहब, हाल क्या किया ये जाए? चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं, ये चीज़ें उस्तानियाँ सिखाती हैं। ट्रैफिक की सिग्नल आप देखें सर, रऊफ साहब, आप कभी किसी ट्रैफिक सिग्नल पे 2-3 घंटे कुर्सी बिछा के बैठ जाएं, आप यकीन करें कि ये जितनी बड़ी और महंगी गाड़ी वाले हैं वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे, और बेचारा स्कूटर वाला एक टांग नीचे रख के खड़ा हो जाएगा स्कूटर लेके, वो ट्रैफिक सिग्नल वो भी तोड़ते हैं, लेकिन वो उनसे कम तोड़ेगा जो आपकी BMW में आते हैं, जो ऑडी में आते हैं, जो होंडे में आते हैं, लैंड क्रूजर में आते हैं। वो समझते हैं कि ये सिग्नल उनके लिए नहीं है, ये स्कूटर वाले के लिए है। और यही वजह है कि वो कई स्कूटर वाले बेचारे उस सिग्नल के ऊपर ही एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने नहीं रोकना होता। आपको इस्लामाबाद का तो याद है किस्सा ना, सिग्नल तोड़ के वो 4 बच्चे जो नौकरी करने आए हुए थे बेचारे चारों ही मर गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिग्नल का गेम था ना। जी जी, बिल्कुल सही बात। वीआईपी ने सिग्नल को ऑब्जर्व नहीं करना था, वो उनकी तौहीन थी। ये गरीब टैक्सी में थे, ये उड़ गए। रऊफ साहब जी, हाँ सर, मैं आपको किस्सा सुनाऊं। मैं आज से 8-10 साल पहले डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब थे, IBA वालों ने कराची में, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने मुझे वो गेस्ट स्पीकर बुलाया था उनके उसमें जो होता है कॉन्वोकेशन या क्या चीज़। तो मैंने सर उसमें तकरीर की, तो मैंने कहा कि पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तानी शख्स को ठीक करने के लिए और डिसिप्लिन करने के लिए सिर्फ 2 घंटे का वक्त दरकार है। सर वुड यू बिलीव कि डॉक्टर वहाब साहब बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पे, वो एकदम ऐसे हो के यूं हो गए और यूं करके मुझे देखने लग गए। मैंने कहा सर बिल्कुल ऐसे है, 2 घंटे चाहिए। इस तरह आप यहाँ से कराची एयरपोर्ट से पाकिस्तानी को हवाई जहाज़ के अंदर बिठाएं, पूरे 2 घंटे के बाद सर वो दुबई के एयरपोर्ट पर उतरेगा। अब यहाँ देखें उसको, ना वो सड़क पे खड़े होकर पेशाब करेगा, ना वो ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ता है, ना वो चोरी करता है, ना वो लाइन तोड़ता है, अपनी लाइन में गाड़ी चलाता है, ना वो गलत साइड से ओवरटेक करता है। इस तरह और ना दीवारों पे इश्तिहार लिखता है मर्दाना कमज़ोरी के और उसके कुछ नहीं लिखता, बवासीर का शर्तिया इलाज कुछ नहीं लिखता। तो वो 2 घंटे के अंदर यही पाकिस्तानी सिर्फ जहाज़ में बैठा है, वहाँ उतरा है, वो ऐसा बंदे का पुत्र बन गया है। तो कैसे बन गया है? कोई जादू नहीं है सर, इसलिए कि वहाँ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है। उसको पता है कि एक दफ़ा मैं पकड़ा गया सड़क पे पेशाब करते हुए, तो जो मेरा अशर होना है, मुझे कोई छुड़ाने वाला अंकल नहीं आएगा। उसको पता है कि अगर मैंने सिग्नल तोड़ा और शुरते ने मुझे बंद कर दिया, तो वहाँ का डिसिप्लिन ये है
कि जो शिरता बंद करता है छोड़ता भी वही है। तो वो अगर 2 दिन छुट्टी चला गया तो ये 2 दिन जेल में पड़े रहेंगे। ये वहाँ का सिस्टम है। तो इसी तरह सड़क के ऊपर आप दीवार के ऊपर लिख रहे हो अपना इश्तिहार, उठा के फिर पता नहीं आपका क्या असर करेंगे। तो चूंकि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है, इस वजह से हर आदमी डरता है। जब वो डरता है तो वो कानून का एहतराम करता है। ये कौम डंडे की है सर, हमारे यहाँ डंडा नहीं चलता, हमारे यहाँ डंडा नाजायज़ चलता है, डिस्क्रिमिनेशन से चलता है, सिफारिश वाले बंदे के ऊपर डंडा नहीं चलता। आप देखें ये जिस लड़के ने वो मुकद्दम लड़की को कत्ल किया है, वही बिलोंग्स टू प्रिविलेज क्लास। तो उसने मारते वक्त उसने सोचा भी नहीं होगा कि कल वो पकड़ा भी जाएगा। वो तो अभी तैयारी करके टिकट शिकट लेके वो अमेरिका जा रहा था। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि वो पता नहीं नौकरों ने या किसने इतला दे दी तो वो निकल नहीं सका और वो पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे मुल्क में इतने कानून हैं रऊफ साहब, अगर आप एक दुकान खोल कर बैठें, मैं आपको बताऊं दिन में गवर्नमेंट के 8 महकमे आते हैं कि कोई सेल टैक्स पूछने आता है, कोई सफाई का हाइजीन का पूछने आता है, कोई पूछने आता है। मज़े की बात है, एक मेरे दोस्त की दुकान है, छोटी सी दुकान थी, उसका सारी चीज़ें बेचारा बड़ा डिसिप्लिन था। तो उसके यहाँ एक आ गया, उसने कहा जी आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी हम सिविल डिफेंस से आए हैं। तो उनका हमारे साथ क्या काम है? कहते हैं आपने अपनी दुकान के अंदर आग बुझाने का आला नहीं लगाया हुआ तो आपका चालान करना है। उन्होंने कहा यार आग बुझाने का आला भी लगाना है, ये तो मुझे आज पता चला है। तो उसके बाद उसने कहा हम लगा लेते हैं। उसने नाम लिख कर दिया और उसने कहा कि इस कंपनी का लगाना है, अगर कोई दूसरा लगाया तो आपका दोबारा चालान होगा। और वो उनको छोड़ के चला गया और उसने कहा कि मैं कल दोबारा आऊँगा चेक करने, ये आला लगा होना चाहिए। तो अब आप देखें कि जिस मुल्क में लॉ एनफोर्समेंट इस तरीके पे हो रही हो, और दुकान, एक मेरा फैक्ट्री का दोस्त है, वो मुझे कहने लगा कि ख्वाजा साहब फैक्ट्री बंद कर दईए तो फायदा है, चुनौती है। कहता है फैक्ट्री बंद करने फायदा है और फैक्ट्री खोलने के भी नुकसान है। इतने महकमे आते रहे, कहता ही कहा गया साढ़े कोल, उसने कहा आपके 250 चालान करने हैं। उसने कहा भाई क्यों, किस चीज़ के करने हैं? कहने लगा कि ये जो आपकी मशीनें लूमें लगी हुई हैं, इनके दरमियान जो फासला है वो कम है, और ये फलाने कानून के तहत ये कान के पर्दे इससे फटने का खदशा है, और ये मज़दूरों के फलाने फलाह बहबूद के कानून के तहत आपका चालान होना है। अब आप 250 चालान करवाएं या बता दें। वो दोस्त मुझे कहने लगा कि यार मैं अपनी फैक्ट्री के विच 12 ताला ला के बहना वहाँ, ताकि ये महकमे वाले अंदर ना आ जान। बोला अंदर आते हैं और आके कहते भी सीधा ये है कि मालिक से मिलना है, मैनेजर या किसी छोटे आदमी से बात नहीं करनी, और फिर आके उसके साथ बारगेन करते हैं कि ये आपकी वायलेशन है, आप हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें फ़ौरन चालान करवाएं। इसी तरह एक और महकमा है, वो कहता है कि वेस्ट वाटर का आपने अंदर टैंक नहीं बनाया हुआ। उसने बताया कि ये टैंक बना हुआ है। उसने कहा नहीं, ये जो टैंक बना हुआ है ये इसकी स्पेसिफिकेशन सही नहीं है, और इसका सर्टिफिकेट दें, कौन से महकमे ने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, क्या है। यानी इतने कानून हैं कि आप फैक्ट्री में बैठ जाएं तो फिर शाम तक आप अब देखें आपकी कितनी PR बढ़ जाएगी। 15-16 महकमों के इंस्पेक्टर आएंगे सिर्फ आपका चालान करने, और फिर आपको ये बताने कि हमने आज मेहरबानी की है, आपको छोड़ दिया है, लेकिन हमारा जो भी कंसर्न आदमी है उससे रब्ता करें। तो रब्ते का मतलब होता है कि हमारा हफ्ता बांध दें। तो ये सारी बातें जिस मुआशरे का वो हो, वहाँ पर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। और ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इंस्पेक्टर ही गलत हैं, वो जो बता देता है वो भी गलत है। वो अगर उसको पता है कि ये कानून है तो वो उस कानून पे अमल दरामद नहीं करता, मगर वो कहता है सर के अमल करें या ना करें, ये तो इंची टेप लेकर आते हैं, कहते हैं ये देखें 2 इंच जो है कम हो गया है फासला, तो अब तो ये ड्रम जो है ना कान का ये फट रहा है मजदूर का, और आपने ये जुर्म किया हुआ है, तो आपकी 250 लूमें हैं, लिहाजा 250 चालान होंगे। तो ये सर सारी बातें जिस मुआशरे में हों कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी मेलाफाइड हो, कानून बनाने वाले भी मेलाफाइड कानून बनाएं, तो फिर जो अमल करने वाला है वो सबसे ऊपर ही गिल्टी है। तो देखिए बस सब ने मिलजुल के ही मामला जो है ना, मैं किसी एक महकमे को, एक शख्स को, एक तबके को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आवे का आवा ही ख़राब है। आप मुझे पूछेंगे कि ये आवे का आवा ठीक कैसे करूं,
तो सर इसके लिए वही फिर वैक्सीन ईजाद करनी पड़ेगी, और वो वैक्सीन कब होगी? वहाँ तो ट्रंप ने और सब ने जोर लगा के जल्दी जल्दी बनवा ली कोविड की वैक्सीन। अब इसकी भी हमें चाइना वालों को कहना चाहिए कि कोई 1 लाख 2 लाख डोजेस इधर भिजवा दें, ताकि चाइनीज़ कल्चर यहाँ हो जाए काम करने का। और जिस तरह चाइना में अफसर काम लेते हैं और जैसे वर्कर काम करते हैं, वो वैक्सीन लगा दें ताकि हमारे लोग भी ज़रा भाग दौड़ करके काम कर लें और उनके भी पेट थोड़े कम हो जाए। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी ख्वाजा साहब। ऐसा आपने हल बताया है इस तमाम गाली गलोच से शुरू होकर कौमों के काम ना करने की वजूहात और फिर उनके जवाल की वजूहात, और एक हल तो वो ये कहते हैं कि वैक्सीन आ जाए कहीं से, चाइना से ही आ जाए कि हमारे यहाँ वो जज्बा पैदा हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यही है, जो सबक है सीखने वाला, वो ये है कि अपनी अखलाकी कदरों को दुरुस्त किए बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। अभी एक लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद जब अब आएँगे तो फिर बात करेंगे दासू डैम पे चाइना ने जो काम रोक दिया है। CGGC कंपनी है जिसने काम रोक दिया है। पूरी कोशिश हो रही है, हमारे वज़ीर ख़ारजा हमारे DGISI के साथ गए हुए चाइना, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल ने कल मुलाकात की सफ़ीर के साथ चाइना के। पूरी कोशिशें जारी हैं कि किसी भी तरह से दासू डैम के ऊपर काम दोबारा शुरू हो जाए और इसमें तेज़ी आए। ये कैसे आएगी इसके बारे में बात करेंगे, और क्या चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब समत की तरफ तो नहीं जा रहे कि उनमें बेहतरी आने की उम्मीद है। हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोबारा जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं शकील अहमद रामे साहब, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और चाइना के हवाले से एक्सपर्टीज़ है इनकी, चाइना पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से। इसी हवाले से उनसे बात करेंगे कि जो दासू डैम के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, जिसके बाद आपने देखा कि 9 चीनी मारे गए और 4 पाकिस्तानी इस हादसे में उनकी शहादत हुई, उसके बाद से दासू डैम के ऊपर काम बंद है। पाकिस्तान पूरी कोशिशें कर रहा है कि ये काम जल्द से जल्द शुरू हो। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ ताल्लुकात किसी भी सूरत में ख़राब ना होने पाएँ। इस सिलसिले में हमारे वज़ीर ख़ारजा DGISI के साथ चाइना गए हुए हैं, वहाँ पे आला हुकाम के साथ उनकी मीटिंग्स जारी हैं और कोशिश यही हो रही है कि CGGC जो कंपनी इस वक्त दासू डैम के ऊपर काम कर रही है वो अपना काम जल्द शुरू कर दे। तो इस हवाले से बात करते हैं। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब ना हों और उसमें बेहतरी आए। ये जो दुश्मन है ज़ाहिर है कोशिश कर रहे हैं CPEC के, जो चाइना के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात के हमारे दुश्मन हैं। इस हवाले से आपको लगता है कि कोई उनकी साजिश कामयाब होगी या हमारी दोस्ती उसी तरह से अटल रहेगी, चलती रहेगी और CPEC के ऊपर जो तेज़ी है उसमें कमी नहीं आएगी? सर देखें, जिस तरह आपने पहले बात की थी आपके पिछले प्रोग्राम में, पाकिस्तान चाइना का रिलेशन बहुत ज़रा मजबूत है और इसमें बहुत ज़रा डायमेंशंस हैं। एक इंसिडेंट या इस तरह का जो वाक़यात है इस इंफॉर्मेशन को, इस रिलेशन को इम्पेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, छोटा मोटा इसका आता है, शॉक्स आते हैं, मगर ये नहीं होता कि यानी कि इस रिलेशन को किसी सतह पर ये इम्पेक्ट करे। मगर जो असल बात है कि रऊफ साहब जो आपने सवाल पूछा है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। नंबर 1, इस वाक़या के बाद हम कितना तैयार होते हैं, अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को कैसे एवेल्युएट करते हैं। हम ये देखेंगे कि हम अपने जो कि अभी चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही हैं या CPEC के अंदर या CPEC के बाहर, जैसे कि दासू CPEC का हिस्सा नहीं है, ऐसा कंपनीज काम कर रही हैं। अब हम उनको कैसे ये यकीन दहानी करवाते हैं कि जी हमने जो कि हमसे जो मिस्टेक हुई थी या जो प्रॉब्लम हुआ था उसको हमने ओवरकम किया है और उसको ऐसे ओवरकम किया है। अब ये कि स्टेटमेंट, सिंपल ये स्टेटमेंट नहीं चल सकती जी हमने बहुत कर दिया बस ठीक है, नहीं। अब हमें जितने भी जो कि इसके स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो कंपनी है या वो चाइनीज कंपनी पाकिस्तानी कंपनीज का जॉइंट वेंचर्स में काम कर रही हैं, पाकिस्तानी कंपनी और चाइनीज कंपनी को मिलकर हमें बताना पड़ेगा ये जो इश्यूज है इस तरह हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह कि हम जानते हैं कि ये हाइब्रिड वारफेयर है, इसमें जान के 5th जनरेशन वारफेयर हम जिसको कहते हैं। अब इस वारफेयर में हमें बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत होती है। इसमें स्टेटमेंट से ज़्यादा एक्शंस की बात होती है। अब एक्शंस क्या होंगे देखें, अब हमने पहले जो बात करते हैं कि जनाब हमने इसे बहुत सारी बात की कि CPEC और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जॉब्स लेके आ रही हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट कर रही हैं,
और जो दुश्मन है सीपैक के और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के, जो ये कहते हैं यहाँ एक्टिविटीज नहीं हो रही, जहाँ जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही, इसको मिटिगेट करने के लिए स्टेटमेंट से ज्यादा हमें फैक्ट्स एंड फिगर को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि पहली फेज में कितनी जॉब्स पैदा हुई, इस दासू में कितनी जॉब्स पैदा होंगी, कितनी बिजली पैदा होगी और किस किस को फायदा होगा। एक चीज, दूसरा, हमें जब जो जॉब क्रिएशन है इसको हमें कॉमन पीपल तक लेके जाना पड़ेगा। आप देखें ना कि हो क्या रहा है कि जान के यहाँ तो हमारी जो जो एलीट है पाकिस्तान की, जो मेजर जॉब्स है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री क्रेसी हो, कोई भी हो, वो जितनी जानी के क्रीम जॉब्स हैं कि वो सारी की सारी उनकी तरफ जा रही हैं, या सारी की सारी कह सकते हैं जो मेजर अभी पोस्टिंग हमें कुछ नजर आती है। अब इसको लेके हमने आना है कॉमन मैन तक, उसको हमने कैसे इसमें पार्टनर्स बनाना है, हमें इसको एलीट कैप्चर से बताना है, इसको फर्स्ट जनरेशन वारफेयर का हमें एक लाजमी हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वारफेयर है ही ऐसी चीज कि जिसमें आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें आपको इंफॉर्मेशन को आप एक सुराख से बंद करने की कोशिश करेंगे और दूसरे सुराख से निकल आएगी। तो हमें एक चीज तो ये देखनी है, दूसरी हमें ये देखनी है कि जो हमारा सिक्योरिटी अपरेटस है, जैसे हमने पहले बात की थी, जो हमने सारा डिजाइन किया था ये सीपैक फेज 1 को मद्देनजर रखते हुए हमने किया हुआ था, जो हमने पूरा एक ब्रिगेड, पूरा एक हमने एक यूनिट किया हुआ था, खड़ा नया किया था एक मेजर जनरल के नीचे। वो हमारा बेसिकली हमने जो उसमें देखा था वो सीपैक फेज 1 था। अब सीपैक फेज 2 है और इसमें फेज 2 के अंदर जो हमारी बहुत सारी नई चीजें, डिमेंशंस भी शामिल हो रही हैं। अब उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपने सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है उसको रीएवैल्यूएट करके हमें दोबारा उसको नई जरूरत के मुताबिक डालना पड़ेगा। मेरा ख्याल कहता है कि अभी जो चाइना में हमारी लीडरशिप गई हुई है, तो मेरा ख्याल कहता है दोनों तरफ की जो लीडरशिप है वो बैठेंगे, अब इस चीज को भी देखेंगे कि किस तरह इस नए फ्रेमवर्क को हमने इम्प्लीमेंट कैसे, फर्स्ट स्टेज में कैसे डेवलप करना है, सेकंड फेज में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब तीसरी चीज जो आपने कहा था हमारा रिलेशन पे क्या असर आएगा, अब देखिए इसमें मैं अगेन वो कोट करूंगा चाइनीज जो कि हमारे क्या कहते हैं एम्बेसडर पाकिस्तान में, चाइना के एम्बेसडर ने एक बात कही थी, ये हमला जो सिर्फ चाइनीज या पाकिस्तानी मुलाजमीन पे नहीं था, हमारी दोस्ती पे था। तो हम क्या करेंगे, हम मिल के जो कि इसके दुश्मन हैं या जो देश के यानी कि जिन्होंने हमला किया या करवाया, हम मिल के जवाब देंगे। अभी कल जो उनके फॉरेन ऑफिस के आप स्पोक्स पर्सन की आप स्टेटमेंट देख ले, उन्होंने भी यही बात की थी कि हम कॉमन मिल के इसको, इस दुश्मन को नाकाम बनाएंगे। तो मेरा ख्याल कहता है कि ये जो कि हमारी जो कि रिलेशनशिप है ये स्टेबल रहेगा। जी बिल्कुल। जी। ये फरमाइए कि आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो सीपैक की तकमील हो जाती है और दासू डैम भी बन जाता है, इस तरह के और प्रोजेक्ट भी जो सीपैक से बाहर के भी हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, तो फाइनेंशियली पाकिस्तान को आपने अभी इशारा किया कि बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। ये कितना बड़ा फ़ायदा है जिसको नुकसान पहुंचाने के दुश्मन इतने पीछे पड़े हुए हैं? देखिए मैंने अभी आप शायद पे आपके पिछले प्रोग्राम में ये बात हाईलाइट की थी कि अगर चाइना सीपैक के रूट के थ्रू सिर्फ 6 ममालिक के साथ अपनी ट्रेड करता है, वो कौन से ममालिक हैं? एक कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड। तो पाकिस्तान मिनिमम सालाना उससे 10 से 12 बिलियन डॉलर सिर्फ ट्रांजिट ट्रेड की फीस और सर्विसेज में ही हासिल कर लेगा। आप इस फिगर को याद रखें, 10 to 12 बिलियन डॉलर सिर्फ ट्रांजिट फीस और सर्विसेज। अब इससे लाइट जो इंडस्ट्री क्रिएट होगी वो एक अलग बात है। अब ये तो एक, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। फिर दूसरी जो बात हम बात कर रहे हैं कि अभी जो ग्वादर में के 2-3 बड़े इनिशिएटिव जगह स्टार्ट किया है, जिसमें आप देखेंगे यानी कि एनिमल वैक्सीन की यानी कि फैक्ट्री लगाई है, फर्टिलाइजर की बात हो रही है। इसी तरह एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन में जो कि हम देख रहे हैं अभी जो जेसीसी होगी, अभी जो कि होने वाली है सीपैक की, उसमें होगी, तो उसमें आपको बहुत सारे एग्रीकल्चर के शोबे में हमें एग्रीमेंट्स नजर आएंगे, जिसमें चाइना की बड़ी बड़ी जो कंपनियां एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान आ रही हैं, पाकिस्तान में आके यानी कि इनपुट इंडस्ट्री में, यानी कि जिसको हम सीड कहते हैं, फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड, इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है इनपुट इंडस्ट्री में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो इसकी है एग्रीकल्चर की, और इसकी जो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट लेके आ रही हैं। इसके अलावा वही कंपनी पाकिस्तान के जो बड़े फार्म हैं, जहाँ बड़ी बड़ी पाकिस्तान में लैंड पड़ी हुई है, वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगी। इसकी एक मिसाल अभी देख लें, जो भी यानी कि जो चिली का भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, कि जो कि पहला एक्सपेरिमेंट जो कि चाइना पावर, मेरा चाइना कंपनी नाम बोल रहा हूँ, उन्हें पाकिस्तान में 100 एकड़ चिली को यानी कि सपोर्ट किया कि उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ उगाया जाए और उसकी टेक केयर की जाए ताकि उसको एक्सपोर्ट के काबिल बनाया जा सके। वो बड़ा एक सक्सेसफुल वेंचर है। अब देखें, जब ये एक तो सिर्फ एक पायलट था, अब यही जो कि यानी कि प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान में बड़े स्केल्स पे आएंगे एग्रीकल्चर में। मैं एग्रीकल्चर की मिसाल दे रहा हूँ कि जिसमें हम डेयरी प्रोडक्शन की बात करते हैं,
हम चौथे बड़े यानी कि प्रोड्यूसर हैं लाइव स्टॉक के, मगर हमारी एक्सपोर्ट मीट में कितनी है? बहुत कम, क्योंकि हमारा फोट एंड माउथ डिजीज है, या हम क्वारंटाइन सेंट्री और फोटोसेंट्री मैयर्स के जो कि स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको मीट नहीं कर सकते। अब जब उनको मीट करना शुरू हो जाएंगे हम चाइनीज यानी कॉपरेशन के साथ, तो हमारी कितना बड़ी एक्सपोर्ट बढ़ेगी सिर्फ मीट में। इस तरह हम पर एकड़ जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो दुनिया के ममालिक में बहुत यानी कि लोअर लेवल पे आती है, बिल्कुल लोअर लेवल पे आ रही है। जब हमारे बेटर क्वालिटी सीड होगा, इनपुट्स होंगी, हमारी प्रोडक्टिविटी वीट की बढ़ेगी, राइस की बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी कपास की बढ़ेगी, यानी कि दूसरी मेज की बढ़ेगी, शुगर केन की बढ़ेगी, तो इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे आप देखें मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। अब ये जिस तरह की मैं एक एक करके आपको मिसाल इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको सारे कंप्लीमेंट करने में हमें पता चल सके। अगर पाकिस्तान इसको वेल तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट कर देता है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग या कैलकुलेशन है, मेरा कहना हम नेक्स्ट 10 ईयर्स में कम से कम 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी आराम से बन सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। जैसे कि आपने फरमाया कि ये अगर से ये सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है जिसको देखा जाए तो, और ये बहुत बड़ी सक्सेस है, ये बहुत बड़ी फ़तह है जो पाकिस्तान हासिल करेगा। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद यही करते हैं कि जो दुश्मन है वो नाकाम हो गए और पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से इसकी तकमील कर जाएगा। अभी इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।